आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जैक डेरिडा के बारे में जानने वाले हैं। जैक डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी दिया था और इस थ्योरी को समझने में हमें बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जैसे लोगोसेंट्रिज्म, बाइनरी ऑपोजिशन, डिफरेंस, क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ये सारी चीज़ों को भी हमें यहाँ पर समझना होता है। तो जैक डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा फोकस के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे नोट्स अटैच करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। जैक डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका जन्म 1930 में हुआ था और डेथ हुआ था 2004 में। तो ये एक कॉन्टेम्पररी थिंकर है। जैक डेरिडा ने फेमसली डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी को डेवलप किया था। उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट में इस डीकंस्ट्रक्शन की बात की थी। वो लिंग्विस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, स्ट्रक्चरलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ पर फर्डिनांड सॉसर, हुसेल, हेडेगर, ये सारे थिंकर से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और इसी वजह से लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। लैंग्वेज किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट होती है, लैंग्वेज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारे चीज़ों के ऊपर जैक डेरिडा ने फोकस किया था और इसी लैंग्वेज और टेक्स्ट को लेकर ही उन्होंने अपना थ्योरी डीकंस्ट्रक्शन को दिया था। अब अगर हम जैक डेरिडा की पर्सपेक्टिव की बात करें तो इनको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बुक्स में आपको जैक डेरिडा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा जाता है और बहुत सारे जगहों पर पोस्ट मॉडर्निज्म में। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली होता क्या है, हमारा स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको ओपोज करके, जब क्रिटिसाइज करके कोई थ्योरी बनाई जाती है उसको कहा जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सेम तरीके से जब मॉडर्निज्म के थ्योरीज को क्रिटिसाइज करते हुए जब कोई थ्योरी बनाई जाती है वो होता है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जैक डेरिडा ने अपने आप को खुद को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट बताने से इनकार किया था, यानी कि वो खुद को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं रखते हैं और वो पोस्ट मॉडर्निटी जो वर्ड है उसको भी यूज नहीं करते हैं। तो ये चीज थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। लोगों ने उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में रखा तो था, लेकिन वो खुद जैक डेरिडा खुद अपने आप को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं रखते हैं। वो खुद अपने आप को पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट या फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं कहते हैं। अब यहाँ पर जैक डेरिडा का जो थ्योरी है वो ज्यादातर बाकी सारे थ्योरीज को चैलेंज करते हुए क्रिएट की जाती है। उन्होंने वेस्टर्न थॉट के जो फाउंडेशनल एजम्पशन है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, एनलाइटनमेंट, लोगोसेंट्रिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट को वो क्रिटिसाइज करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हुए, इनके जो प्रॉब्लम्स है इसको ओवरकम करते हुए वो एक नए तरीके का थ्योरी को डेवलप करते हैं। तो जैक डेरिडा के थ्योरी बेसिकली वेस्टर्न थॉट के जो फाउंडेशनल एजम्पशंस है उसको चैलेंज करते हुए क्रिएट की जाती है। अब जैक डेरिडा ने बहुत सारे अलग अलग तरीके का बुक्स लिखी थी, लेकिन इनमें से जो डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन्स ऑफ फिलोसॉफी, डिसएमिनेशन। ये सारे बुक्स थोड़े इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब हम आते हैं डीकंस्ट्रक्शन के थ्योरी में। पहले हमें यह समझना होगा कि डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। आपने जब पहली बार डीकंस्ट्रक्शन टर्म सुना था, वर्ड सुना था, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? आपके दिमाग में आया होगा कि यहां पर किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के बारे में बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है, यह कभी भी डिस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं करता है। जैसे अगर हम इस डीकंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप मशीन की एग्जांपल ले सकते हो। जो मशीन होता है, अगर कोई भी एक बाइक ले लो, तो बाइक को अगर हमें समझना है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है, उसको अगर हमें जानना है तो हमें उसको खोलकर देखना होगा। उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो है वो किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करके फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीजें हमें समझना होगा। तो डीकंस्ट्रक्शन
डीकंस्ट्रक्शन में भी इसी तरीके का अनफोल्डिंग की बात की जाती है। जब आपके पास कोई लैंग्वेज या फिर कोई टेक्स्ट होगा, जब आप इसको खोल के देखोगे, इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे, तो यहां पर जो क्रिएट होगा उसको कहा जाता है डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है डिसमेंटल करना या फिर अनफोल्ड करना। जब हम इस चीज को अनफोल्ड करते हैं, इसको हम डिसमेंटल करते हैं कोई भी मशीन को, तो हमें यहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जिसके द्वारा हमारा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन क्रिएट हो सकती है। इसी तरीके से डीकंस्ट्रक्शन में हमारा मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस क्रिएट होते हैं, अलग अलग तरीके का चीजें हमें पता चलती है। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या बनता है? डीकंस्ट्रक्शन हम अमूमन टेक्स्ट में यूज करते हैं, टेक्स्ट या फिर लैंग्वेज में डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। जब भी हमें कोई टेक्स्ट या फिर लैंग्वेज को पढ़ना है या फिर एनालाइज करना है, तब वहां पर उसके जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उनको हमें रिवील करना पड़ेगा, उसके अंदर जो हिडन एजम्पशंस है उनको हमें समझना पड़ेगा। जो भी टेक्स्ट हमें कह रहा है उसके हिडन कुछ एजम्पशंस होते हैं, उनको हमें समझना होगा, और पावर रिलेशन लैंग्वेज के द्वारा किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं वो सारे चीजों को भी यहां पर अनफोल्ड या फिर एनालाइज करना पड़ेगा। तो डीकंस्ट्रक्शन में हम टेक्स्ट को इन डिटेल, इन डेप्थ जाकर इसको एनालाइज करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं और इसके हिडन एजम्पशंस को समझते हैं। तो डीकंस्ट्रक्शन में टेक्स्ट को रीड करना, एनालाइज करने के ऊपर जोर दिया जाता है। अब ये डीकंस्ट्रक्शन का मेजर पर्पस क्या है? डीकंस्ट्रक्शन हमें कोई फिक्स्ड मीनिंग के बारे में नहीं बताता है। यानी कि डीकंस्ट्रक्शन का कहना है कि हमारे यहाँ पर जो भी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं, इसका कोई फिक्स्ड या फिर यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है। ये मीनिंग क्रिएट होता है हम किस तरीके से इंटरेक्शन के द्वारा इस चीज को यूज कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से कोई फिक्स्ड मीनिंग या फिर यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है। जब भी हम प्रीवियस थ्योरीज की बात करते हैं तो वहां पर बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा यूज किया गया था। यानी कि बाइनरी ऑपोजिशन एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जहां पर दो चीजों को ऑपोजिट में रखते हुए चीजों को समझा जाता है। हम जब स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा यूज किया गया था। जैसे अगर नाइट है तो डे, नाइट डे, बॉय गर्ल, इस तरीके का बाइनरी ऑपोजिशन के द्वारा समझा जाता है चीजों को, और हम लैंग्वेज को इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये जो बाइनरी ऑपोजिशन है इसको जैक डेरिडा क्रिटिसाइज करते हैं। ये जो हायरार्किकल ऑर्डर है बाइनरी ऑपोजिशन के द्वारा क्रिएट की जाती है, किसी एक चीज को सुपीरियर दिखाना और दूसरे चीज को इंफीरियर दिखाना, ये चीज को वो चैलेंज करते हैं, इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं और इसको वो डीकंस्ट्रक्ट करने की बातें करते हैं। यहां पर उनका कहना है, डीकंस्ट्रक्शन का जो थ्योरी है, डीकंस्ट्रक्शन के थ्योरी में ये मेजर जो बात है वो है कोई भी टेक्स्ट हो, हर टेक्स्ट का बहुत सारे मीनिंग होते हैं और ये जो मीनिंग है ये इंटरनली अनस्टेबल होते हैं। यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी टेक्स्ट है वो इंटरनली अनस्टेबल है। यानी कि वो जो टेक्स्ट है उसको हम बार बार अगर री इंटरप्रेट करते रहेंगे या फिर वक्त के साथ साथ उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज होता रहेगा, उसका मीनिंग चेंज होता रहेगा, ये अनस्टेबल होता है। तो डीकंस्ट्रक्शन में ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है जो जैक डेरिडा ने जिसको माना था। अब देखते हैं डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर जो भी कॉन्सेप्ट है इनको आप अगर बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो डीकंस्ट्रक्शन के थ्योरी को समझने में आपको और कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसको थोड़ा केयरफुली, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डेरिडा वो है लोगोसेंट्रिज्म। लोगोसेंट्रिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर स्पीच को राइटिंग से ऊपर माना जाता है। यानी कि यहां पर स्पीच को प्राइमरी माना जाता है और राइटिंग को सेकेंडरी। लोगोसेंट्रिज्म एक ऐसा बिलीफ पैटर्न है जहां पर लोगोस यानी कि स्पीच हो या फिर प्रेजेंस हो, इसको ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ माना जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा होकर बातें कर रहा है तो उसको ही अल्टीमेट ट्रूथ माना जाएगा और उसको ही प्राइमरी नॉलेज माना जाएगा। अगर कोई लिखता है, राइटिंग करता है, तो उसको सेकेंडरी माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो भी
इंसान बातें बता रहा है वो हम हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो स्पीच ओवर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है इसको दिया था प्लाटो ने। प्लाटो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दी थी और उन्होंने स्पीच को हमेशा राइटिंग से ऊपर रखा था। उनके हिसाब से जब लोग स्पीच देते हैं वो ही अल्टीमेट ट्रूथ होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लोगोसेंट्रिज्म, यानी कि स्पीच सेंटर्ड एक कॉन्सेप्ट जहां पर स्पीच को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसी लोगोसेंट्रिज्म को जैक डेरिडा क्रिटिसाइज करते हैं। उनके हिसाब से ये जो राइटिंग को सेकेंडरी बताया जा रहा है ये सही नहीं है। हमारा स्पीच और राइटिंग दोनों ही सिस्टम ऑफ साइंस है और दोनों ही हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लैंग्वेज किस तरीके से यूज की जा रही है ये मैटर करता है। हम ये राइटिंग में हो या फिर स्पीच में हो, आप लैंग्वेज किस तरीके से यूज करते हैं वही उसके द्वारा आप रियलिटी को दर्शा सकते हो। जैसे बहुत सारे थिंकर्स है, जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने जो भी चीजें बताई है हम क्या उनसे सामने बैठकर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उनके राइटिंग्स पढ़ रहे हैं, लेकिन राइटिंग्स पढ़ने के बावजूद भी हम उनके भावनाओं को समझ पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम बुक्स में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर फेस टू फेस हर कोई हर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो नॉलेज किस तरीके से शेयर हो रही है? नॉलेज शेयर हो रही है हमें राइटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर जैक डेरिडा का कहना है कि ये जो लैंग्वेज में हम राइटिंग और स्पीच ये जो दोनों चीजें यूज करते हैं दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, किसी को हम यहां पर सेकेंडरी नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज ही हमारा प्योर है। यहां पर किसी भी एक टाइप ऑफ मीडियम इंटरेक्शन के ऊपर हम ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। यहां पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है बाइनरी ओपोजिशन का। बाइनरी ओपोजिशन को हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें स्ट्रक्चर को समझना है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें बाइनरी ओपोजिशन के द्वारा ही चीजों को समझना होगा। यानी कि यहां पर एक चीज को दूसरे चीज के ऑपोजिट में रख कर ही हम उसका एक्चुअल मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे स्पीच, राइटिंग, मेल फीमेल, प्रेजेंस एब्सेंस, रेशनल इमोशनल, सिविलाइज्ड प्रिमिटिव, ये सारी जो चीजें बताई गई है ये सारी चीजें हमारी बाइनरी ऑपोजिशंस है। इस बाइनरी ऑपोजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जैक डेरिडा ने बात की थी। उनके हिसाब से ये जो बाइनरी ऑपोजिशंस है ये एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करती है। यहां पर जो दो ऑपोजिट ग्रुप्स बताई जाती है ये एक को सुपीरियर माना जाता है, एक को ज्यादा वैल्यूराइज किया जाता है, तो दूसरे को यहां पर इंफीरियर मान के इस तरीके का बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट की जाती है। जैसे मेल फीमेल, मेल को हमेशा हमारी सोसाइटी में डोमिनेट और पावरफुल माना जाता है और वोमेन को सबऑर्डिनेट। इसी तरीके से हमारा रेशनल जो चीजें है, रेशनल को हम प्रायोरिटी देते हैं और इमोशनल को हम थोड़ा इसको दूर रखने की कोशिश करते हैं। सिविलाइज्ड लोगों को हम बेहतर मानते हैं और प्रिमिटिव को हम हमेशा से ही इनको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, इनको हम बेहतर नहीं मानते हैं। तो इस तरीके का बाइनरी ऑपोजिशन के द्वारा ही हम चीजों को समझते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस बाइनरी ऑपोजिशन के द्वारा ही चीजों को समझता है, ये स्ट्रक्चरलिज्म का कहना था। इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए जैक डेरिडा कहते हैं कि यहां पर एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट की जा रही है लैंग्वेज यूज करने के द्वारा। यहां पर जो लोग इमोशनल है उनका क्या कोई वैल्यू नहीं है, जो प्रिमिटिव है या फिर फीमेल है उनका क्या कोई सोसाइटी में रोल नहीं है या फिर वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी में इस बाइनरी ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय करना या फिर डिसमेंटल करने के ऊपर वो जोर देते हैं। यहां पर डीकंस्ट्रक्शन का कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं जैक डेरिडा। यहां पर हमारा जो बाइनरी ऑपोजिशन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। यहां पर जो भी हायरार्की है, हायरार्की को हमें समझते हुए इसको रिवर्स करने की कोशिश करना है। यानी कि यहां पर जो हमें स्पीच के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमें बताना है। तो हायरार्की को हमें रिवर्स करना है और राइटिंग को हमें यहां पर प्रायोरिटी प्रोवाइड करना है। जब इस तरीके का चीजें हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो दोनों बाइनरी ऑपोजिशन है, ये दोनों बाइनरी ऑपोजिशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट हम दिखा लेंगे तब इनका जो हायरार्की है, हायरार्की अनस्टेबल हो जाएगी और हम हायरार्किकल जो अरेंजमेंट है इसको
अनस्टेबल करके एक नए तरीके का प्रायोरिटी यहां पर सेट कर पाएंगे। तो डीकंस्ट्रक्शन में हमारा जो बाइनरी ऑपोजिशन है इसको डीकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है, इसको फिर से वेरीफाई करके चीजों को एनालाइज करके जो हमारा सिस्टम है, इसको हायरार्किकल अरेंजमेंट है, इसको अनस्टेबल करने की बात की जा रही है। यहां पर और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैक डेरिडा का, जिसका नाम है डिफरेंस। अब यहां पर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ये जो टर्म है ये टर्म है डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं है। यहां पर ई के जगह पर ए है। ये जो टर्म है डिफरेंस, ये टर्म को दिया था जैक डेरिडा ने, उन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने डिफरेंस और डिफरल इन दोनों टर्म को कंबाइन करके ये डिफरेंस टर्म को यूज किया था, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम जब भी कोई एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंचते हैं, जब भी हमें किसी चीज का मीनिंग को समझना है, तो हमें डिफरेंस और डिफरल ये दोनों को ही यूज करना है। ये दोनों को यूज कर कर ही हम एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। अब इस डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। हम जब भी कोई टर्म का मतलब समझते हैं, तो उस टर्म के मीनिंग को समझने के लिए हम और भी कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेल की, अगर हमें मेल टर्म को समझना है, तो यहां पर जो लोग फीमेल नहीं है उस तरीके का एक डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करना है। फिर से अगर हमें वहां पर फीमेल को समझना है, फीमेल को समझने के लिए भी एक आगे और एक डेफिनेशन आएगा। यानी कि जब भी आप कोई वर्ड को समझने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने काउंटर और एक वर्ड आएगा, और इस तरीके से आपका सिस्टम आगे बढ़ता ही रहेगा, जिस वजह से आप यहां पर चीजों को एकदम पार्टिकुलरली नहीं समझ सकते हो। आपका जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म नहीं होती है, तब तक आप चीजों को मीनिंग बाय मीनिंग समझते ही रहोगे। जैसे अगर आप कोई एक टर्म, कोई एक चीज, एप्पल के बारे में आपको अगर एप्पल बताया गया, तो आपको समझना होगा एप्पल क्या है, वो फ्रूट है। अब फ्रूट क्या है ये भी आपको समझना होगा। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती जाएगी जब तक आपका इंक्वायरी खत्म नहीं होती है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा था डिफरेंस। डिफरेंस में हम चीजों को रिलेशन के ऊपर बेस करके समझते हैं। हमारा किसी चीज का जब मीनिंग होगा वो रिलेशनल होता है, ना ही कि इनहेरेंट। यानी कि किसी भी चीज ऑब्जेक्ट में या फिर किसी भी टर्म में उसका खुद का इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता है। हमें अगर मीनिंग को समझना है, तो रिलेशन, दूसरे किसी चीज के रिलेशन में ही इसको हमें समझना होता है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है डिफरेंस, दूसरा है डिफरल। पहला होता है डिफरेंस। डिफरेंस में हमें चीजों के बीच में जो डिफरेंस है, रिलेशन है, कोई एक दूसरे टर्म के साथ ये किस तरीके से रिलेटेड है, इस चीज को पहले हमें समझना होता है। जो वर्ड के बीच में रिलेशनशिप है उसको हमें समझना होता है। और यहां पर बाद में आता है डिफरल। डिफरल में कहा जाता है कि जो हमारा फाइनल कंक्लूजन है उसको हम पहुंच नहीं सकते हैं, हमारा कंप्लीट मीनिंग हमारा कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, एक चीज दूसरे चीज को डिफर करती रहती है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस इंटरप्रिटेशन का मीनिंग है ये चलता ही रहता है। तो डिफरेंस में हमारा बेसिकली ये कहा जाता है कि जो भी चीजें हमें बताई जाती है, जो भी टेक्स्ट या फिर लैंग्वेज ये यूज की जाती है, वो रिलेशनल होती है, उनका कोई फाइनल इनहेरेंट कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा यहां पर जो भी नोट्स दी गई है इनको थोड़ा देखने की कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है देयर इज नथिंग आउटसाइड टेक्स्ट। ये वर्ड यूज किया था जैक डेरिडा ने। जैक डेरिडा ने कहा था देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। अब इस चीज को आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। यहां पर उन्होंने कभी भी बुक्स के बारे में बात नहीं की है। नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ बुक्स, ये बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा था देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट या फिर जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसके बाहर हमारा कोई भी नॉलेज नहीं है, उसके बाहर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हमें किसी चीज को समझना है तो हमें लैंग्वेज के द्वारा ही समझना होता है, लैंग्वेज के द्वारा ही इंटरप्रेट करना होता है। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि अगर कोई एक
इंसान पहली बार कोई ऐसे फ्रूट्स को देख रहा है जिसको उसने कभी भी देखा ही नहीं है, तो उसको वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा? उसके पास लैंग्वेज नहीं होगी, वो उस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से अगर हमें किसी चीज को समझना है तो हमारे पास लैंग्वेज की जरूरत होगी, यहां पर हमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी। यहां पर कोई भी डायरेक्ट प्योर एक्सेस टू ट्रूथ नहीं होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज होगी वो डायरेक्ट या फिर प्योर ट्रूथ नहीं होगी, वो हमेशा से ही रिलेशनल होगा। तो इस वजह से टेक्स्ट के बाहर हमारा कोई नॉलेज नहीं होता है। हमें अगर चीजों को समझना है तो टेक्स्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे ही चीजों को इंटरप्रेट करना है, चीजों रियलिटी को हमें समझना है। यहां पर जैक डेरिडा का और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज किया था। स्ट्रक्चरलिज्म का जो इंपॉर्टेंट प्रोपाउंडर्स है, इनमें से हम देखते हैं फर्डिनेंड सॉसर, लेवी स्ट्रॉस। ये जो दोनों थिंकर को मैंने पहले कवर कराया है। स्ट्रक्चरलिज्म के क्लास मैंने डिटेल में एक करा के रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको ये सारे चीजें समझने में आसानी होगी। अब स्ट्रक्चरलिज्म में क्या कहा जाता है? हमें जो भी स्ट्रक्चर दी जाती है, स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कुछ साइंस यूज करने पड़ते हैं, यानी कि कुछ सिस्टम ऑफ साइंस होते हैं जिसके द्वारा हम कोई भी एक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म का मानना है कि जो ये स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल इन नेचर होता है, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर को एक स्टेबल माना जाता है। लेकिन डेरिडा, जैक डेरिडा इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था कि स्ट्रक्चरलिज्म में एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, ये डेरिडा नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई हो सकती है, उसमें भी चेंजेस आ सकती है। तो जैक डेरिडा ने कोई सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर के ऊपर जोर नहीं दिया था। उनके हिसाब से जो भी चीजें हैं, लैंग्वेज हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, वो उसका कोई अल्टीमेट या फिर स्टेबल रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता है, उसका मीनिंग हमेशा ही चेंज हो सकता है। तो चीजें अनस्टेबल है, ये जैक डेरिडा का कहना है। हमारा सोसाइटी में जो भी स्ट्रक्चर है या फिर लैंग्वेज में जो भी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो सकती है, वो भी वक्त के साथ साथ बदलता जाएगा, वो भी अनस्टेबल है। तो स्ट्रक्चरलिज्म को भी क्रिटिसाइज करते हैं जैक डेरिडा। अब ये जो डीकॉन्स्ट्रक्शन के बारे में हमने अभी तक इतनी सारी बातें बताई है, अब ये डीकॉन्स्ट्रक्शन एक्चुअली में किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, ये हमें समझना होगा। अगर ये चीज हम समझ गए तो हमारा जो भी हमने अभी तक चीजें पढ़ी है वो सारी चीजों को हम थोड़ा और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, समराइज कर पाएंगे। अब डीकॉन्स्ट्रक्शन कोई मेथड नहीं है, इसको जैक डेरिडा ने कोई मेथड नहीं किया कहा था। अब डीकॉन्स्ट्रक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है, हम अलग अलग स्टेप्स में जाकर डीकॉन्स्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। डीकॉन्स्ट्रक्शन के लिए हमें पहली जरूरत होगी एक आइडेंटिफाई करने की। जो भी हमारे पास बाइनरी ऑपोजिशंस होंगे उनको हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा। कोई भी टेक्स्ट या फिर डिस्कोर्स में किस तरीके का बाइनरी ऑपोजिशन को यूज किया जा रहा है, बाइनरी कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है, ये हमें समझना होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे, हमारे डे टू डे लाइफ में हम मेल फीमेल, ये दो बाइनरी ऑपोजिशन जो टर्म्स है, बाइनरी ऑपोजिट जो टर्म्स है, इनको हम यूज करते हैं। मेल को जब हम यूज करते हैं तो मेल को हम नॉर्मली डोमिनेंट सेक्शन में रखते हैं और फीमेल को सबऑर्डिनेट में। अब यहां पर जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है उसको हमें एनालाइज करना है। ये जो मेल और फीमेल है इसको किस तरीके से हायरार्किकली अरेंज किया गया है हमारी सोसाइटी में। जब वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, लैंग्वेज यूज किए जा रहे हैं, तब मेल और फीमेल में किसको हायरार्किकली ऊपर रखा जा रहा है, ये हमें निकालना होगा। जब यहां पर हम देखते हैं हायरार्किकल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो मेल को रेशनल और लीडरशिप स्किल के लिए ज्यादा वेलोराइज किया जाता है, लेकिन जो फीमेल है उनको उनके इमोशनल अपीयरेंस के लिए या फिर इमोशनल व्यू पॉइंट के लिए सेकेंडरी माना जाता है। यानी कि मेल को यहां पर डोमिनेंट और फीमेल को सबऑर्डिनेट यहां पर ट्रीट किया जा रहा है। इस तरीके का एक हायरार्किकल अरेंजमेंट हमारी सोसाइटी में क्रिएट की जाती है लैंग्वेज को यूज करते हुए। यहां पर
फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पर हमारा हायरार्किकल अरेंजमेंट को रिवर्स करना है। यानी कि यहां पर अगर हम एग्जांपल में समझे कि जो फीमेल है, फीमेल के पास भी बहुत सारे क्वालिटीज होती है। फीमेल के पास जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो हमारी सोसाइटी के लिए क्रूशियल है, उसके द्वारा ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। अगर फीमेल का जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो फीचर है ये अगर नहीं होता तो शायद हम हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं फील करते, हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा अटैच्ड फील नहीं करते हैं। जैसे अगर आप आपके घर में जो माँ है, माँ के साथ हर कोई ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करता है, तो ये इमोशनल कनेक्शन अगर नहीं होता तो हमारा सोसाइटी शायद इतना बेहतर सोसाइटी नहीं बन पाता। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये भी हमारे सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर होगा तभी मेल जो है वो रैशनल और लीडरशिप वर्क्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को भी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, वोमेन को भी हमारी हायरार्की में ऊपर रख सकते हैं। वोमेन को हम प्रायोरिटी देंगे और फिर हमारा मेल को हम सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने जो हायरार्की है इसको रिवर्स कर दिया है, यानी कि यहां पर फीमेल को हमने डोमिनेंट पोजीशन पे लाकर पहुंचाया है और जो मेल है उनको हमने सबऑर्डिनेट बना दिया है। अब यहां पर ये जो चीजें हैं ये इनस्टेबल बन चुकी है। हमारी सोसाइटी में जो हमारा व्यू पॉइंट था मेल और फीमेल को लेकर ये अब इनस्टेबल बन चुका है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी डोमिनेंट या फिर कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। यहाँ पर दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मास्कुलिनिटी डिपेंड होता है हमारे फेमिनिटी के ऊपर, यानी कि जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ रिलेट करके ही हम सोसाइटी को समझ सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है, बाइनरी ऑपोजिशन है, ये हमारा इनस्टेबल बन चुका है। यहाँ पर इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब हमारा लास्ट जो स्टेप है वहां पर हम करेंगे ओपन टू मल्टीप्लिसिटी। ओपन टू मल्टीप्लिसिटी यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको हम अलग अलग रीडिंग के लिए, मल्टीपल रीडिंग के लिए, मल्टीपल ट्रूथ के लिए यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रूथ नहीं है कि एक ग्रुप डोमिनेंट है और दूसरा ग्रुप सबऑर्डिनेट है। यहां पर अलग अलग जगहों पर डिफरेंट तरीके से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रूथ है कोई एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रूथ हमें यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर सिचुएशन के हिसाब से टेक्स्ट के ऊपर बेस करके चीजों को हम सबऑर्डिनेट और डोमिनेंट कह सकते हैं। जैसे हमारा जेंडर है, मेल और फीमेल की हमने बात की है, ये हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड है और सोशली कॉन्स्ट्रक्ट की गई है, इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। अलग अलग सोसाइटीज में अलग तरीके से हम चीजों को देखते हैं, सोशली कॉन्स्ट्रक्ट की जाती है। तो यहां पर जो हमारा पहले हमने जो मेल और फीमेल के बीच में बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट की थी इसको हमने डीकॉन्स्ट्रक्ट कर दिया है। यानी कि पहले हमने एक ग्रुप को डोमिनेंट और दूसरे को सबऑर्डिनेट माना था, लास्ट में हमने जाकर देखा है कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है और इन दोनों का मल्टीपल मीनिंग क्रिएट हो सकती है। ये सारी चीजें सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड होती है। तो यहां पर डीकॉन्स्ट्रक्शन में हम ये सारे स्टेप्स उठा सकते हैं। अगर आपके आसपास और भी कोई बाइनरी ऑपोजिशन आपको दिख रही होगी तो आप उसको भी एग्जाम्पल पे ले सकते हो और उसको भी डीकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप डीकॉन्स्ट्रक्ट खुद से कर पाओगे तो आपका जो ये जैक डेरिडा का डीकॉन्स्ट्रक्शन का थ्योरी है ये और भी बेहतर तरीके से आपको याद रहेगी। तो आप खुद से कोई एक बाइनरी ऑपोजिशन ले लो और उसको डीकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। जैसे डार्क और लाइट या फिर नाइट डे, ये सारी चीजें आप उठाकर एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कर सकती हो और उस कॉन्सेप्ट को, उस बाइनरी ऑपोजिशन को डीकॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर हमने जैक डेरिडा का डीकॉन्स्ट्रक्शन का थ्योरी को समझा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। ये जो जैक डेरिडा का डीकॉन्स्ट्रक्शन का थ्योरी है इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है और बहुत सारे अलग अलग रीजंस के वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया है। पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है
ऑब्सक्यूरिटी एंड एम्बिग्विटी। जैक डेरिडा ने जो भी लिखी है, जो भी उन्होंने राइटिंग स्टाइल यूज की है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर चीजों को बहुत ही डिफिकल्टली प्रेजेंट किया गया है। आपने जो भी चीजें पढ़ा होगा वहां पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन आप उनके अगर बुक्स को देखोगे तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज किया है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज उन्होंने यूज की है। तो यहाँ पर ऑब्सक्यूरिटी और एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उनके राइटिंग स्टाइल के वजह से हो या फिर कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड यूज करने के वजह से हो। यहां पर एक रिलेटिविज्म का एक क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। यहां पर उनके हिसाब से कोई हमें अल्टीमेट ट्रूथ हमें देखने को नहीं मिलता है। जो भी इंटरप्रिटेशन है, हर इंटरप्रिटेशन इक्वली वैलिड हुआ है। तो जैक डेरिडा का ये जो कहना है कि हर इंटरप्रिटेशन हमारे लिए इक्वली वैलिड है, लेकिन ये ओरिजिनली हमारी सोसाइटी में या फिर हम अगर डे टू डे लाइफ में देखेंगे ये चीज़ सही नहीं है। हम चीज़ों को रिलेट करके ही समझते हैं, किसी को सुपीरियर मानते हैं तो किसी को सुपीरियर नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से रिलेट करके ही हम समझते हैं। हर चीज का इक्वल मीनिंग होगा, हर चीज को हम एक ही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो रिलेटिविज्म का एक प्रॉब्लम यहां पर दिखाई देता है। यहां पर पॉलिटिकल इनएफेक्टिवनेस भी देखने को मिलता है। ये जो डेरिडा का कॉन्सेप्ट है, इसको हम पॉलिटिकली यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने जो भी चीजें बताई है वो हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। उनके लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन मटेरियल कंडीशन को उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। हमारा मटेरियली हमारी सोसाइटी में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मार्क्सिस्ट और जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट है वो लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आता है सेल्फ रिफरेंशियल प्रॉब्लम। यहां पर सेल्फ रेफरेंशियल प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है। यहां पर जो भी टेक्स्ट की बात जैक डेरिडा ने कहा है, उनके हिसाब से जो भी टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट अनस्टेबल है। किसी भी चीज एक अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ नहीं बढ़ सकता है, सारे चीजें ही अनस्टेबल है। अगर ये कहना है जैक डेरिडा का, तो जैक डेरिडा ने जो डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी दिया है, उन्होंने जो भी टेक्स्ट लिखी है वो सारे चीजें भी अनस्टेबल हो जाएगी। यानी कि उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खुद के टेक्स्ट में ही क्रिएट हो जाती है। तो उनके राइटिंग्स को भी हम अनस्टेबल कह सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारे क्रिटिसिज्म है जैक डेरिडा का, लेकिन फिर भी आज के वक्त पर भी जैक डेरिडा का जो डीकंस्ट्रक्शन का थ्योरी है ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है और हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज्यादा हमें मदद करता है। हमारी सोसाइटी में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये जो बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है इसको हम खत्म कर सकते हैं। बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट को अगर हम खत्म करेंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो सकती है, जा सकती है। अब यहां पर जैक डेरिडा का जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो सारी चीजों को एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार जैक डेरिडा को पढ़ा है, तो आपको ये सारी चीजें कंफ्यूजन लग रही होगी, आपके दिमाग में चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी। तो इसको हम एक जगह पर समराइज करने की कोशिश करते हैं। जैक डेरिडा ने लोगोसेंट्रिज्म के जो कॉन्सेप्ट है इसको क्रिटिसाइज किया था। लोगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया था कि स्पीच जो है वो राइटिंग से ऊपर है, राइटिंग को सेकेंडरी रखा गया था। लेकिन डेरिडा ने कहा था कि जो स्पीच जो है ये सुपीरियर नहीं है, राइटिंग और स्पीच दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन के कॉन्सेप्ट को भी क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि जो बाइनरी ऑपोजिशन है ये हायरार्किकल अरेंजमेंट क्रिएट करता है और इस हायरार्किकल अरेंजमेंट को हमें डीस्टेबिलाइज करना होगा, यानी कि अनस्टेबल बनाना होगा इस हायरार्किकल अरेंजमेंट को। फिर जैक डेरिडा ने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। डिफरेंस में हमने देखा था कि डिफरेंस का मतलब है कि कोई एक ऐसी मीनिंग जो हमेशा शिफ्ट होती रहती है और जो इनकॉम्प्लीट है, जहां पर एक चीज का मीनिंग पता करने के लिए हम दूसरे चीज को यूज करते हैं, दूसरे वर्ड को, फिर दूसरे को मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए तीसरे को। इस तरीके से ये चलता ही रहता है। तो हमारा जो मीनिंग है ये शिफ्ट होता रहता है। ये जो मीनिंग है किसी भी टेक्स्ट का ये इनकॉम्प्लीट रह जाता है। तो हमें चीजों को रिलेशन वाइज ही समझना होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का अल्टीमेट कोई ट्रूथ नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि हमें चीज़ों को आउटसाइड द टेक्स्ट जो चीज़ें हैं इस तरीके से समझना होगा। यहाँ पर लैंग्वेज के द्वारा ही हम रियलिटी को समझ सकते हैं। यहाँ पर
टेक्स्ट के बाहर जाकर चीजों को समझने की उन्होंने बात की थी। अब अगर हम आजकल की रिलेवेंस की बात करें तो उन्होंने फिक्स्ड कैटेगरी को चैलेंज किया था। यानी कि हम अगर हमारी कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी में उनके थ्योरी को अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि उन्होंने फिक्स्ड कैटेगरीज को चैलेंज किया था। जैसे हम सोसाइटी में मेल और फीमेल ये कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहां पर फिक्स्ड कैटेगरी पहले से ही क्रिएट कर दी गई है। अगर हम इसको डीकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, इसको अगर हम डिसमेंटल करते हैं तो हमारे सोसाइटी में ये जो भेदभाव है मेल और फीमेल के बीच में ये खत्म हो सकता है। यहां पर फेयर एंड डार्क इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, जहां पर जो फेयर लोग हैं या फिर व्हाइट लोग हैं उनको ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और जो ब्लैक या फिर डार्क लोग हैं उनको थोड़ा सबऑर्डिनेट माना जाता है। तो यहां पर हमारी सोसाइटी में फिक्स्ड कैटेगरी को चैलेंज किया जाता है जैक डेरिडा के द्वारा। तो कॉन्टेम्पररी सोसाइटी में हम इसको यूज कर सकते हैं और फिक्स्ड कैटेगरीज को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आज के क्लास में हमने जैक डेरिडा को बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा है। अब यहां पर हम उनके बुक में क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन से कॉन्सेप्ट को कौन से बुक में बताया था। तो यहां पर 4 इंपॉर्टेंट बुक है, उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं लेकिन 4 इंपॉर्टेंट बुक है। पहला है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। यहां पर उन्होंने लोगोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसाइज किया था और पहली बार डीकॉन्स्ट्रक्शन का जो थ्योरी है इसको इंट्रोड्यूस किया था। उनका दूसरा जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है राइटिंग एंड डिफरेंस। वहां पर उन्होंने फिलोसॉफी के बारे में, लिटरेचर के बारे में और साइको एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी है। नेक्स्ट बुक है मार्जिन्स ऑफ फिलोसॉफी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक है। यहां पर उन्होंने डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था और मेटाफिजिक्स को उन्होंने यहां पर क्रिटिसाइज भी किया था। नेक्स्ट बुक है डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन में उन्होंने मीनिंग का स्प्रेड किस तरीके से होता है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। तो ये जो चारों बुक है इसको याद रखिएगा, कौन से ईयर में उन्होंने लिखा था ये भी थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूं मैंने जैक डेरिडा के डीकॉन्स्ट्रक्शन के थ्योरी के बारे में जो भी चीजें बताई है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लासेस मेरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट क्लासेस करने में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के द्वारा आप आपके एग्जाम के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने सारे क्लासेस फ्री में ही इस चैनल में करा के रखा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।